प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं। हम प्रथम के 2 निबंध पढ़ चुके हैं और अब आज हम इस विद्यानिवास मिश्र का तीसरा निबंध पढ़ेंगे, अमरकंटक की सालती स्मृति। बच्चों, मैंने आपको पहले भी जब ललित निबंध शुरू किए थे तब मैंने ललित निबंध की विशेषताओं के बारे में और विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली के बारे में विस्तार से अपन ने चर्चा की थी। तो आपको ये ध्यान में होगा कि विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध के क्षेत्र में अनवरत गतिशील और क्रियाशील है। इनका चिंतन इतिहास और धर्म को लेकर किया गया बुनियादी चिंतन है। इन्होंने मनुष्य को प्रकृति से भिन्न नहीं माना है और पश्चिमी चिंतन की औपनिवेशिक मानसिकता से हमारी परंपरा को ट्रेडिशन बनाकर प्रस्तुत करने का जो अद्भुत प्रयास किया है वो इन सारे निबंधों की विशेषता है, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य बहुत कुछ देखता समझता है। इन्होंने अपना पिछला निबंध विंध्य की धरती का जो वरदान है उसमें हमने देखा कि जितने भी चरित्र, जितने भी किरदार, जितने भी महापुरुष अरण्य वन में आए, विचरण किया, वे प्रभुताहीन थे और यहाँ आकर के वे प्रभुत्व को प्राप्त करते हैं, प्रभुता को प्राप्त करते हैं। तो ये एक सप्राण पूजा है, एक जीवंत पूजा है। इसी तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रकृति के चित्रण से बड़ा समृद्ध और सुदृढ़ किया है। सौंदर्य प्रकृति का विधान है और लालित्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है। इस संदर्भ में सौंदर्य प्रकृति का विधान है और लालित्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है। इस संदर्भ में भाव, भाषा और विचारों को औचित्यपूर्ण ढंग से संयोजित कर देना निबंध में लालित्य उत्पन्न करता है। निबंध में लालित्य कैसे आता है? ये भाव, भाषा और विचारों के औचित्यपूर्ण संयोजन से आता है। इसलिए इनका जो ये निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं, अमरकंटक की सालती स्मृति, इसमें लेखक हमें ये स्पष्ट करता है कि अमरकंटक में इनको कैसा अनुभव होता है। अमरकंटक शब्द सुन के इनके मन में एक कैसी यायावरी वृत्ति के सुख दुख अपने मित्र मंडली के साथ ये साझा करते हैं और वहाँ बिताई हुई इनकी दिनचर्या और उस प्रकृति के स्थापत्य के और शिव इनके निबंधों का मूल बिंदु रहता है। तो शिव के संदर्भ में इनकी क्या भावनाएं और धारणाएं हैं वो बहुत स्पष्ट हुई हैं। बरसों पहले मेघदूत पड़ा था और तब नर्मदा को अपनी गोद में खिलाने वाले और दुलार कर झरनों के पल्लों में झुलाने वाले आम्रकूट के बारे में मन में एक बड़ी तीव्र उत्कंठा जगी थी। यहाँ आने पर जब पता चला कि आज उसी का नाम अमरकंटक है तो अज्ञेय जी की वह बात मन में चुभने लगी कि कभी कभी कुछ नाम भी बड़े मर्म स्पर्शी होते हैं, जैसे यह अमरकंटक। जाने कितने दिनों से मुझे यह नाम सालता रहा। इसके बारे में बहुत यंत्रवत प्रचार कार्य करने के अनंतर, पूरी पुस्तिका छपवाने के अनंतर, पूरी मित्रमंडली के साथ गर्मियों में एक रोज़ 2-3 दिनों के लिए वहाँ जा निकला। कितना बड़ा जत्था था साथ में, कितनी मुसीबतें हुई, कितनी उलझनें आई, कितनी खींच हुई, कितनी बातों के लिए बैठकर कान पकड़ना पड़ा, यह एक अलग कहानी है। लेकिन अब जो देखिए लेखक कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शायद वह सब बायरन के इन शब्दों को कि इस संसार का कोई सुख दुख से अभिलग नहीं रह सकता चरितार्थ करने के लिए हुआ। मतलब सुख दुख अनवरत है, निरंतर है। सुख दुख से हम बच नहीं सकते, ये क्रमशः रहता है। ये एक शाश्वत सत्य है। लेखक ने की अपनी उद्भावना है। पुराण कथाओं के संदर्भ और जीवन दर्शन तो इसमें छिपे ही हैं, किंतु भावधारा और कल्पना की उड़ान उनकी अपनी उड़ान है। स्थल विशेष को देखकर उन उमड़ी भावधाराओं के बहाने उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य भी उजागर किए हैं। यात्राव्रत, स्थल व्रत, विचारात्मक और ललित निबंधों के लक्षण समाहित किया हुआ यह निबंध जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही अनूठा निबंध है। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि हम काफ़ी देर जल क्रीड़ा करते, पहाड़ियों के दुर्गों पर चढ़ते, निर्मल नीर के रंग बिरंगे उपलों का संगीत सुनते, संगीत के समय पदचिन्हों को खोजने की प्रेरणा पाते और
विंध्य के इतिहास की स्वर लहरी की गूंज और कर्मा नृत्य की थकान, अंगड़ाती हुई सांवली पिंडलियों की रग रग में नूतन रस की संचार करने वाली लहरियों की कलरागिनी का आलाप, इन सब में मनुष्य यदि अपने को घंटे 2 घंटे भी अर्पण कर दे तो वह युगों का खोया विश्वास पुनः प्राप्त कर सकता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बड़ा सुंदर संदेश विद्यानिवास मिश्र ने इस निबंध में दिया है और ये कहा है कि प्रकृति की गोद में, कंदराओं में, गुफाओं में, तलहटियों में, झरनों के संगीत में, नदियों के, कुंडों के, शिव के इर्द गिर्द यदि हम चले जाएं तो हम घंटे 2 घंटे में ही अपना युगों का खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति हमें संसाधन ही नहीं देती, प्रकृति हमें कच्ची सामग्री ही नहीं देती, प्रकृति हमें जीवन मूल्य भी देती है, प्रकृति हमें विनय भी देती है, प्रकृति हमें अगाध आस्था भी देती है और इस तरह का आत्मविश्वास भी पैदा करती है। इसी तरह से मिश्र जी के निबंध विषय समष्टि चेतना के अनुभव बनकर प्रस्तुत होते हैं। जीवन अनुभव और भाषा का अनुभव समान होने पर ही संप्रेषण संभव है और यह उचित का जो समावेश होता है वह लालित्य है। तो यहाँ पर भी लेखक अपनी अनुभूतियों को, भावनाओं को और विचारों को जब प्रत्यक्ष निष्पक्ष रूप से सरस शैली में स्वतंत्रता से वर्णित करता है तब हमको इस निबंध में ये लालित्य दिखाई पड़ता है। चढ़ी दोपहरी में सरई के वनों की बीच में ऊपर चढ़ते हुए हम लोग अमरकंटक के चरणों में पांवड़े बिछाए नर्मदा के निकुंज के किनारे जा पहुँचे। वहाँ पर पानी की बड़ी कमी थी और जब एक घड़ा पानी आता है तब नर्मदा बाई की जय बोलते हुए ये किस तरह से आकुलता से गले के नीचे पानी उतरता है, इस चीज़ का भी वर्णन है। ये यात्रा जीवन की, यायावरी वृत्ति की और प्रकृति की गोद का आनंद लेने के लालित्य के पीछे आई कठिनाइयाँ हैं जो उन्होंने बिल्कुल आत्मकथात्मक शैली में अभिव्यक्त की है। जितनी सरसता है उतनी ही सहजता भी है। बड़े सरल भाव से, बड़े सहज भाव से और बड़े आत्मीय ढंग से बने, बिल्कुल बनावटीपन नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है और इनकी अभिव्यक्ति वैसी ही सरल और सहज है। संध्या समय हम लोग सदल बल नर्मदा कुंड में तन मन की तपन बुझाने उतरे और जहाँ पर शिव के मंदिर की प्रतिष्ठापनाएं हैं उन कुंडों में ये विचरण करते हैं और वे मंदिरों का जब सौंदर्य देखते हैं उसके साथ साथ इनके इतिहास का स्मरण हो आता है कि राजा कर्णदेव ने बनवाया, ये कलचूरियों ने बनवाया, इसके स्थापत्य में खजुराहो के मंदिरों की समकक्षता है, वैसा ही सौंदर्य है। तो जब ये चर्चा करते हैं और इसका दर्शन करते हैं तब एक बात लिखते हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, यथार्थ और यथार्थ के चित्र में कितना अंतर होता है। यह बड़ी विस्मरणीय बात है। कुंड के इन मंदिरों का जितना सुंदर चित्र लगता है उनका उतना यथार्थ नहीं और वनों का, घाटियों का, पूरे परिसर का जो मनोरम चित्र आँखों में झूलता है वह चित्र में नहीं उतर पाता। इसे मनुष्य की शक्ति की पराजय कहें या प्रकृति की लज्जा का निदर्शन, कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल पहले एक जगह बैठकर यह विचार विमर्श होने लगा कि अब क्या कार्यक्रम बनाया जाए, पर विचार विमर्श इतना गहरा था कि सांझ हो गई और जो भर्तहरि की शिला देखने का इनका अवसर था वह भी निकल गया। अब रात की चांदनी में दूर घूमने जाने का जो इनके हृदय में उमंगें स्थगित करनी पड़ी इनको, उस सौंदर्य के पान को देख करने की जो उमंग थी वह इनको स्थगित करनी पड़ी। डाक बंगले के सामने कुर्सी मेज लगाकर अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुशयन में अवसर गंवाकर पहली रात दुश्चिंता में काटी गई। रात में और सभी साथ के लोगों के सो जाने पर एकाएक मैं शैया से उठा और वन की ओर जा निकला। वन जो बिल्कुल लगा हुआ था और जहाँ वनराज के दर्शन की संभावना प्रतिक्षण सन्निहित थी। वनराज मतलब शेर, तो बड़े ये कौतूहल प्रिय भी थे, आखेटक प्रवृत्ति के भी थे। विशेष रूप से ऐसी मृदुल चांदनी में शैया छोड़ते समय मुझे एक साथ जाने कितनी बातें याद आई। यहाँ पर देखिए लेखक बहुत ही आखेटक, यायावरी प्रवृत्ति के साथ साथ आखेटक प्रवृत्ति का भी हो गया है और उन्होंने इस ललित निबंध में
ये स्पष्ट किया है कि बाहर भीतर समाया हुआ लालित्य किस तरह से शब्दों में रमा हुआ है। एक एक शब्द सूझबूझ के साथ, बुद्धि और चातुर्य के साथ, संस्कार और आचरण के अनुकूल तथ्यों का समावेश करते हुए एक चिंतक आलोचक की अभिव्यक्ति की भांति इनके निबंध हैं। भाषा की दृष्टि से इन्होंने ब्रज, अवधी और भोजपुरी के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और फारसी का प्रयोग किया है, इसलिए इनके ललित निबंध कालजयी निबंध भी बन गए हैं। नए जीवन का स्पंदन जीवंत सृजन का प्रणाम है। अमरता के कई रिश्ते होते हैं, दैहिक मरण से उनका कोई संबंध नहीं होता है। महाकालेश्वर उनके बीच में आते हैं और हमारे यहाँ भी बीच में आए हैं। ललित निबंधकार की तरह विद्यानिवास मिश्र ने विचारों और भावों को सीधे अभिव्यक्त किया है, किसी काल्पनिक कथा का सहारा नहीं लिया है और वे आरोपित भी नहीं करता अपने व्यक्तित्व को, वह विषय को जीवंत और आत्मीय बनाने के लिए ही प्रयोग करता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निबंधकार विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंधों में एक अद्भुत शब्द संचयन के साथ साथ रचना संसार और चिंतन धारा की विशिष्टता को हमारे साथ साझा किया है। विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ लेखक बड़ी आत्मीयता की तलाश में जंगलों, वीरान पठारों में पहुंच जाते हैं और अपने प्रवास, अपने दर्द के साथ जब घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वह दर्द भी उनका घर आ गया है। ललित निबंधकारों की सी जिंदा दिली और विनोद प्रियता विद्यानिवास मिश्र को अविस्मरणीय बना देती है। उनका सौंदर्य बोध और उनके प्रकृति सौंदर्य के साथ संघर्ष का जो चित्रण है और जो सम्मिश्रण है वह ही उनका लालित्य है। भाव तरंगों के साथ साथ संस्कृत सूक्तियों की फुहारें भी उन्होंने लिखी है। इन्होंने आनंद तत्व की सरसता के साथ साथ कुछ ऐसे निबंध लिखे हैं जैसे आंगन का पक्षी, फुलवा, गांव का मन, निम्बोरी, आमिया आदि निबंधों में भी बहुत सुंदर जीवन दर्शन और पुराण कथाओं के संदर्भ हैं, कल्पना की उड़ान है, भाव तरंगों की फुहार है और संस्कृत सूक्तियों की अद्भुत छटा है।